आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान को। जो टॉपिक है हमारा पादप में पोषक। पादप में पोषण, चलिए इसको हम समझते हैं। पोषण है क्या? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पोषण है क्या भाई? सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता होती है, उस भोजन से वह क्या प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। इन सभी घटक को मिलाकर हम क्या नाम दे देंगे? पोषक नाम दे देंगे। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वह किसके लिए भाई काम करेगा? तो यह ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और जो प्रोटीन होता है यह हमारा मांस बनाने का काम करता है। किसका? मसल्स, मांस बनाने का काम करता है। जो वसा होता है यह हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका का जो ऊतक है, ऊतक के बीच में एक परत का निर्माण करता है जो बाहरी भागों से सुरक्षा कर। जैसे कोई चोट लगा है तो सबसे पहले ऊपर की लेयर खराब होगी, इसके बाद उसके अंदर क्या बैठा रहेगा? वसा। और ये वसा ऊर्जा का भी काम करता है। विटामिन क्या करता है भाई? हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ें हैं उनको डेवलप करता है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपने सुना होगा कि रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। इसी तरीके से जो रोग है उनको डेवलप करने में मदद करता है, रोग ना हो उनके लिए ये काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। पोषक समझ में आ गया। पोषक सभी जीवों को ग्रोथ करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन के जो भी घटक, भोजन के अंदर से जो भी घटक मिलता है, इन सभी को हम पोषण नाम दे दिए हैं। क्या नाम दे दिए हैं? पोषण। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बात तो सही है भाई, चाहे वह जंतु जगत हो चाहे वनस्पति जगत हो। ठीक है, सबको भोजन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम समझे कि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। अब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा तो अपना भोजन करता कैसे है? तो भाई ये किसी दूसरे पर निर्भर होता है। मनुष्य भी किसी दूसरे पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है भाई? जंतुओं पर निर्भर होता है। ठीक है, पौधों पर निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि पौधे प्रकाश से अपना भोजन बना लेती हैं, बनाने के बाद फल में इकट्ठा कर लेती है और उसी फल को मनुष्य तोड़ के खा लेता है और उसका भोजन हो जाता है। या फिर किसी जंतु को मार के खा जाएगा, चाहे वो मछली हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे कोई भी जंतु हो। जैसे पशु से हम लोग भी दूध का सेवन करते हैं, क्योंकि पशु अपना भोजन पशु में बना हुआ भोजन है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पे क्या समझ में आया? कि दो तरह के लोग हैं, एक तो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं और एक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम स्वपोषी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? स्वपोषी। जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? विषम पोषी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको डिफाइन करना है कि स्वपोषी और विषमपोषी में कौन आते हैं। तो स्वपोषी में पौधे आते हैं और विषमपोषी में सभी जीव जंतु, मनुष्य, जानवर सभी किसमें आ जाएंगे? पौधों को छोड़कर सभी आ जाएंगे भाई विषमपोषी में। तो चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम समझेंगे पोषण विधि। देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध है। जैसे कोई पौधा आपके घर होगा, उसके परिवेश में क्या क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, नीचे ज़मीन के अंदर जल मिल जाएगा, ठीक है, और सूर्य का रोशनी मिल जाएगा। तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, उनके लिए परिवेश है। ठीक है, परिवेश में उपलब्ध है और उनके लिए यही पोषक तत्व हैं। आते हैं आगे। पोषक पदार्थ
सजीवों की शारीरिक संरचना एवं वृद्धि क्षतिग्रस्त भागों की रखरखाव के लिए भी समर्थ है। जैसे कोई भी पौधा है, ठीक है, या कोई भी जीव है, अगर उनको पोषण मिल रहा है तो उनकी शारीरिक संरचना का बनावट अच्छे से होगा, वृद्धि होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है। अगर यदि उसको कोई चोट लग गया है जल्दी से कवर कर लेगा, हील कर लेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास यदि हड्डियां टूट जाती हैं तो हम लोग क्या खाते हैं भाई, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है, उस क्षतिग्रस्त भाग को सही करता है। तो पोषण की आवश्यकता है किसके किसके लिए, क्षतिग्रस्त के लिए भी आवश्यकता है, शरीर की बनावट के लिए भी आवश्यकता है, और शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया। अभी इसके पहले हम लोग बात किए थे स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी हो गए या स्वपोषण हो गए। तो चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कभी कभी पूछ लेता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं भाई। तो ऐसा पादप जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको स्वपोषी कहते हैं। जो भोजन नहीं बना पाते हैं उनको हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता तो कैसे बनाता है भाई, हमने समझाया था कि पौधे अपना, जैसे कोई पेड़ है वह कोई भोजन बनाया सूर्य से और उससे वो फल बना लिया, फल को मनुष्य खा लिया। तो मनुष्य थोड़ी फल को बनाया है, फल को बनाया है पौधा, और पौधा को डायरेक्ट हम खा लिए, तो हम निर्भर है पौधों पर ना, तो हमको क्या बोला जाएगा, विषमपोषी बोला जाएगा। और पौधा तो किसी पर निर्भर नहीं है, ये सूर्य से अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लिया, इसलिए इनको बोलेंगे स्वपोषी। चलिए आगे स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको समझना है प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। प्रकाश संश्लेषण पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। देखिए अब प्रकाश संश्लेषण बनता कैसे भाई, तो आपने देखा होगा कि पत्तियां ही सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। तो जब पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती है तो पत्तियां तो एक तो होती नहीं है, पत्तियां बहुत सारी हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है, यानी भोजन बनाने वाला कंपनी है। सारे पत्तियां मिलकर क्या बनाएंगी, भोजन। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने के लिए मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जड़ जैसे ही और मिनरल को अवशोषित करता है, अब इसको कौन ले जाएगा, वाहिकाएं इसको कहाँ पहुँचाएगी, पत्तियाँ तक पहुँचाएंगी। फिर पत्तियाँ क्या करेगा, सूर्य के कांटेक्ट रोशनी को, प्रकाश को लेकर क्या बना लेगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। क्या इतना बात आपको समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम समझें तो पत्तियों में क्या क्या होता है भाई, जैसे तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। अब पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र हो या रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। और इन्हीं में क्या होता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती। जैसे कोई पत्ती है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कोई पत्ती है, अब इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये यहाँ पे जाएगा, अब इसी के अंदर से वो क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल जमीन के अंदर से मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन, फिर जल। तो चलिए आगे हम अगले स्लाइड पे इसको समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसमें आपको ये समझना है कि कोशिका क्या है भाई। तो कोशिका के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर में हमको दीवार बनाना होता है, तो छोटे छोटे ईंटों को एक के ऊपर तह पे तह रखकर हम एक दीवार का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। अब सभी दीवार मिलके क्या बना लेंगे, फाइनल एक घर बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी कोशिका की भी संरचना होती है। अच्छा, कोशिका की संरचना ईंटों से कंपेयर क्यों किया गया है, जिस प्रकार ईंट मिलकर दीवार बना लिया, फिर सभी दीवार, चारों दीवार मिलकर एक घर बना लिया, फिर छत बन गया, तो हमारा फाइनल घर बन गया। तो अब ये कोशिका ऐसा क्यों बोला गया है कि कोशिका ईंटों की तरह है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए भाई, कोशिका सबसे पहले छोटी इकाई है कोशिका। तो कोशिका मिल के क्या बनाएगा भाई, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, यह है हमारा कोशिका,
कोशिका, कोशिका, ये कोशिका है। अब कोशिका, ढेर सारे कोशिका मिलके क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ऊतक। अब ढेर सारे ऊतक मिलके क्या बना लेंगे भाई? तो ढेर सारे ऊतक मिलके अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग। अब ढेर सारे अंग मिलके क्या बना लेंगे? अंग तंत्र, अंग तंत्र बनाएंगे। अब ढेर सारे अंग तंत्र मिलके क्या बनाएंगे? शरीर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? शरीर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कोशिका की संरचना। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि आपने इमारतें ईंटों से बनी हुई देखी होंगी, इसी प्रकार से सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बना है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यदि आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो उसके अंदर कुछ और संरचनाएं दिखाई देंगी, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, ठीक है, गाल्जी काय, राइबोसोम, ठीक है, ये सब हमको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। और इसमें पाया गया कि जो हमारी ये है कोशिका, सपोज ये कोशिका है भाई, देख लीजिए यहाँ पे बीच में एक भाग पाया जाता है जिसको हम लोग नाम दिए हैं केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर कुछ द्रव जेलीनुमा रहती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव को जिस पैकेट में बंद किया जाता है एक झिल्ली के माध्यम से, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, आपने ये समझ लिया रंध्र क्या होता है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र जिसके माध्यम से CO2 अंदर जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं क्या होती है भाई? नस। जैसे हमारे शरीर में हर जगह नस फैली हुई है, खून को लेकर जाती है, उसी प्रकार से पौधों में वाहिकाएं भी होती, उनमें भी नसें होती है। तो जड़ों में से, जड़ से ये क्या करती है? जड़ से मिनरल्स और पानी को लेकर सारी जगह पत्तियों तक क्या करती है? लेके जाती है। अब यहाँ से प्रश्न रेलवे में पूछा हुआ है, कैसे पूछेगा कि जल एवं खनिज किसके माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है? तो वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा भाई? वाहिकाओं के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है भाई? क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता करता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। पत्तियों में एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। या पूछा जाएगा प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इसका ऊर्जा उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या भाई? क्योंकि ये जो भोजन बनाते हैं पौधे, ये प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये जो संश्लेषण क्रिया हो रही है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और प्रकाश की उपस्थिति के कारण क्या बना लेगा? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल बना लेता है। तो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं श्वसन के माध्यम से, और उसके बदले उसको गिफ्ट में देते हैं CO2। तो दोनों का बैलेंस बना रहता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं जो इसमें है, जहाँ पे समझते हैं सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब क्यों चरम स्रोत है, यहाँ पे हम समझते हैं चरम स्रोत क्यों है भाई? क्योंकि आपने डिफिनेशन सुना होगा, क्या सुना होगा भाई? कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो होता क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए जैसे हमारा कोई ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से किरणें निकली, कहाँ पे निकली? पौधों पे। तो पौधे में पत्तियाँ लगी होती हैं, ठीक है, पौधे में पत्तियाँ होती हैं, पत्ती समझ लो पत्ती है,
ठीक है, पत्तियाँ लगी है। अब ये क्या करेंगी, ऊर्जा अपने अंदर रख लेगी, रख के ये क्या बनाएगी, फल बना लेगी। अब इस फल को कोई मनुष्य खा लिया, कोई एक मनुष्य तोड़ के खा लिया इसको, ठीक है। अब ये खा लिया तो सूर्य से ऊर्जा कहाँ गया, पत्ती में, पत्ती से फल में गया, फल से खा लिया कौन, मनुष्य, तो मनुष्य के अंदर ऊर्जा चली गई। अब मनुष्य कोई काम करके घर्षण के रूप में बाहर फिर से वायुमंडल में हीट के रूप में छोड़ देगा, तो क्या ऊर्जा कहीं नष्ट हुआ, नहीं। अब इस गर्मी को फिर कोई जंतु ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल पे चलता रहता है। इसका मतलब ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट, एक रूप से दूसरे रूप में चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, ऊर्जा सभी जीवों के लिए ऊर्जा का सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ तक हमको समझ में आ गया भाई। अब इसको यहीं पे रखते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा हौसला बनाएं, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए उत्साहित रहूं बनाने के लिए और यह सिलसिला कंटिन्यू चलता रहे। धन्यवाद।